नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन। चलिए शुरू करते हैं एक और फिल्मी कहानी। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक बहुत ही घने जंगल को दिखाते हुए। इस जंगल के बीचों बीच काफी बड़े पैमाने में फैली हुई एक लेबोरेटरी होती है और इस लेबोरेटरी में सिर्फ अकेला जॉर्ज नाम का एक वैज्ञानिक ही काम किया करता था। दरअसल जॉर्ज को जापान की एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि वे ह्यूमनाइड रोबोट तैयार कर दे, यानी कि कुछ ऐसे रोबोट्स जो हम इंसानों की तरह सोच सके और समझ सके। जॉर्ज ने तो कई सालों से इस लेबोरेटरी के अंदर अपनी रिसर्च की और स्टार्टिंग के लिए दो रोबोट्स तैयार किए। पहले रोबोट का नाम J1 था और दूसरे रोबोट का नाम J2। J1 रोबोट साइज में काफी बड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर इंसानों जैसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। दूसरी तरफ J2 साइज में थोड़ी छोटी होने के कारण उसके अंदर इंसानों की जैसी फीलिंग्स होती हैं। जॉर्ज को पता था कि J2 भी असली ह्यूमनाइड रोबोट नहीं है, क्योंकि ह्यूमनाइड रोबोट तो कुछ ऐसी इन्वेंशन होते हैं कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि ह्यूमंस हैं या फिर रॉबोट। इसी सिलसिले में जॉर्ज अपने तीसरे रॉबोट यानी कि सबसे एडवांस वाले वर्जन को बनाने की तैयारी कर रहा होता है। जॉर्ज तो अपने अब तक के सबसे एडवांस रॉबोट को J3 नाम देता है, जो किसी लेडी की बॉडी की जैसे दिख रही थी। हालांकि अभी भी जॉर्ज का काम तीसरे रॉबोट को बनाने के लिए खत्म नहीं हुआ होता, लेकिन एआई और टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करने के कारण जॉर्ज पूरे घंटों काम करता रहता था। अब जॉर्ज हमेशा की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक करके जब अपनी लेबोरेटरी में आता है, तब J2 रॉबर्ट जॉर्ज से आकर कह रही थी कि मैंने एक बहुत ही अजीब तरीके का सपना देखा। उस सपने के अंदर तुम और मैं गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। लेकिन जॉर्ज ने J2 को साफ साफ समझा दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ जॉर्ज इतने टाइम बाद अपनी वाइफ जेनी से बात कर रहा होता है, लेकिन उन दोनों का वीडियो कॉल बीच में इंटरप्ट हो रहा था। जेनी जॉर्ज से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि वह अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से उनसे दूर रह रहा था। जॉर्ज को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पैसों के लिए उसे ये सब करना ही पड़ेगा। अब उन दोनों की जो वीडियो कॉल, अपने आप थोड़ी देर बाद जॉर्ज को उसकी कंपनी जिसका नाम लिया था उसका कॉल आ जाता है। लिया जॉर्ज को बता रही थी कि हमारी एक सिक्योरिटी टीम लेबोरेटरी में आकर सारी चीजें चेक करने वाली है। जॉर्ज को इस बात से थोड़ा-सा शॉक हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कोई सिक्योरिटी टीम यहाँ आए, क्योंकि जॉर्ज ने रॉबर्ट, J2 और J3 के बारे में अपनी कंपनी को बताया ही नहीं होता। उसने तो सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ J1 के बारे में दी थी और कहा था कि अब तक यही रॉबर्ट बना पाया है। यानी कि जॉर्ज J2 और J3 बनाकर अपने खुद के एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये पूरी तरह से इल्लीगल होता है। भले ही जॉर्ज ने J1 के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं डाली होती, लेकिन उसने J2 और J3 के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड की थी। और अगर कंपनी वालों को पता चल गया तो जॉर्ज ने उनसे ये सब छुपा के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए जॉब से निकाल दिया जाएगा। दरअसल जॉर्ज अपने बनाए गए रॉबोट्स के अंदर इंसानों की समझ और यादों को इंसर्ट करना चाहता था। भले उसने J1 रॉबोट के अंदर इंसानी इमोशंस नहीं डाले थे, लेकिन उसने रियलिटी में J2 के अंदर अपनी वाइफ की कुछ यादें इंसर्ट की थी। और यही कारण था कि J2 रॉबर्ट को बार-बार सपने आ रहे थे कि जॉर्ज और वह लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, क्योंकि ये यादें तो जॉर्ज की वाइफ ने की थी। और अब जॉर्ज J3 रॉबर्ट की मदद से अपनी वाइफ की पूरी कॉन्शियस को और यादों को उसमें डालना चाहता था, जिससे कि J3 रॉबर्ट पूरी तरीके से उसकी वाइफ की कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ जॉर्ज को अपने बॉस लिया से बात करते हुए J2 देख लेती है। J2 ने जॉर्ज से कहा कि तुम लिया से बचकर रहना, मुझे ये इसके इरादे बहुत ही खतरनाक लगते हैं। अब जॉर्ज अपने सबसे एडवांस रॉबर्ट यानी कि J3 के ऊपर काम करने लगा और उसे पूरी तरीके से तैयार कर रहा था। पर J2 इसे देखकर बहुत ज्यादा जलती है, क्योंकि जॉर्ज तो आधे से ज्यादा समय J3 को बनाने में लगा रहा था। J2 को लगने लगता है कि वह पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, इसलिए जॉर्ज अब J3 बना रहा है। लेकिन जॉर्ज ने तो J2 को साफ साफ समझा दिया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम तीनों रॉबर्ट्स उसके लिए सबसे बेस्ट हो। अब अगले दिन जॉर्ज नोटिस करता है कि उसकी लेबोरेटरी का दरवाजा अपने आप ही ओपन हुआ है और एक जंगली कुत्ता लेबोरेटरी के अंदर आ चुका है। जॉर्ज को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर लेबोरेटरी का दरवाजा किसने खोल दिया। उसे इतना तो पता है कि ये परमिशन तो सिर्फ J2 के पास ही है। शायद J2 ने ही ये काम किया होगा, लेकिन उसे पूछने के बाद J2 तो कह रही थी कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। यहाँ जॉर्ज को थोड़ा-सा अंदाजा हो जाता है कि J2 कहीं न कहीं J3 से जेलस है, क्योंकि जॉर्ज J3 बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। भले ही J2 एक रॉबोट है, लेकिन उसके माइंड के अंदर जॉर्ज की वाइफ जेनी की यादें मौजूद थी। इसलिए जॉर्ज किसी और के पास जाए, ये J2 को मंजूर नहीं था। अब हमें उसी दिन विकेट नाम की कंपनी की 2 एम्प्लॉयी दिखाई दे जाते हैं, जिनका नाम विंसेंट और मेल्विन था। विंसेंट तो जॉर्ज से आकर पूछता है
कि हम तुम्हारी वाइफ की प्रोग्राम को देखने आए हैं। जॉर्ज उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है, लेकिन J2 और J3 के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए उसने उन दोनों को कहीं छुपा दिया था। अब मेल्विन जॉर्ज की लेबोरेटरी में रखी एक बहुत ही बड़ी ब्लैक कलर की मशीन को जाकर चेक करने लगा, क्योंकि वे दोनों एम्प्लॉयज इसी बड़ी सी मशीन के टेक्नीशियन थे और उसे ठीक करने आए हुए होते हैं। अब विंसेंट जॉर्ज से कुछ पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। विंसेंट ने बताया, इस मशीन के अंदर जरूर कुछ खराबी आ चुकी है। मेरी वाइफ मुझे कॉल करके बात तो कर सकती है, लेकिन जब मैं अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ तो लाइन हमेशा कनेक्ट ही नहीं होती, और अब तो ये सारी लाइंस काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। विंसेंट जॉर्ज को एक ही जवाब देता है, शायद तुम्हारी वाइफ अब बंद होने वाली है। वीफेन तो जॉर्ज से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी वाइफ जेनी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ था। जॉर्ज भी ये बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आखिर ये एम्प्लॉयज क्या पूछ रहे हैं। यहाँ मेलविन लगातार उस मशीन को ठीक कर रहा था, तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज पता चली। मेलविन अपने साथी विंसेंट को बताता है कि इस मशीन के अंदर जो भी यादें मौजूद हैं, उन्हें पर्सनल लेवल पर चेंज किया गया है, और ये काम जरूर जॉर्ज का ही हो सकता है। लेकिन जॉर्ज का तो साफ साफ कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेलविन कहता है कि ये चीजें पूरी तरीके से इलीगल हैं, अब तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। जॉर्ज तो इस बात से काफी डर गया, लेकिन विंसेंट मेलविन को समझाता है और बताता है कि ये तो टेक्निकल इशू के कारण हुए हैं, इसमें जॉर्ज का कोई हाथ नहीं। और अपना सारा टेक्निकल काम खत्म करने के बाद विंसेंट और मेलविन वहां से चले गए थे। सारी सिचुएशन अब ठीक होने के बाद जॉर्ज J3 के ऊपर अपना पूरा फोकस करता है। उसे बनाने के लिए कई दिन तक वह लगातार उसके ऊपर ही काम कर रहा था, जिसके बाद वह J3 को बनाने में कामयाब भी हो जाता है। J3 तो पहली बार अपनी आंखें खुलती है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज लग रही थी। चौंकने वाली बात यह होती है कि J3 के बोलने का स्टाइल और उसका बिहेवियर सेम टू सेम जॉर्ज की वाइफ जेनी जैसा था, क्योंकि जॉर्ज ने J3 के अंदर अपनी वाइफ की पूरी यादें और इमोशंस डाल दिए होते हैं। इसी वजह से J3 बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। अब हम जॉर्ज को देखते हैं, जो लेबोरेटरी के बाहर मौजूद एक सिक्योरिटी टावर को जाकर ठीक कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक लेबोरेटरी के अंदर जहां J3 मौजूद थी, उस जगह की लाइट्स अपने आप ही बंद चालू होने लगती हैं। J3 इस बात से बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो जॉर्ज को जोर जोर से चिल्लाकर बुला रही होती है। लेकिन जॉर्ज तो टॉवर पर खड़ा होकर उसकी टेक्निकल इश्यू को सॉल्व कर रहा था। तभी जॉर्ज की नजर अचानक आसमान पर उड़ रहे एक फाइटिंग जेट के ऊपर जाती है। जॉर्ज तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जेट किसका है। उसने तो तुरंत ही अपनी बॉस लिया को ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि कहीं हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में इसको पता तो नहीं चल चुका। इसलिए वो कॉम्पिटिटर्स हमारे प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जॉर्ज की बॉस लिया ने तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक रिस्ट असिस्ट को भेजा होता है, जिसका नाम मिस्टर हैंग था। इसलिए जब जॉर्ज अपना सारा काम खत्म करके मिस्टर हैंग से मिलने जाता है, मिस्टर हैंग भी जॉर्ज को समझा रहे थे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अब दुश्मनों से खतरे में है, यानी कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को हासिल करने के चक्कर में तुम हमारी भी जान जा सकती है। इसलिए तुम्हें अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म करके कंपनी को सौंपना होगा। फिलहाल सिक्योरिटी के लिए मिस्टर हैंग ने जॉर्ज को एक बहुत ही एडवांस ब्रीफकेस दिया होता है, जिसे कि उन्होंने एकदम सिक्योरिटी वाले टाइम पर ही ओपन करने के लिए कहा। जॉर्ज को भी आइडिया नहीं होता कि उस ब्रीफकेस के अंदर क्या है। वो उसे लेकर तुरंत ही अपनी लेबोरेटरी में आकर गहरी नींद में सो गया। कई घंटों आराम करने के बाद अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जॉर्ज तो तुरंत ही उठकर चारों तरफ चेक करने लगा। तभी वह देखता है कि J3 अपनी पोजीशन पर है ही नहीं, यानी किसी ने J3 को यहाँ से चुरा लिया है। जॉर्ज बहुत ही ज्यादा डर गया, इसलिए वह मिस्टर हैंग द्वारा दिए गए ब्रीफकेस को ओपन कर देता है। ये ब्रीफकेस एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता था, जिसने कि लेबोरेटरी के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। ब्रीफकेस के अंदर से मिस्टर हैग का कॉल भी आता है कि आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई। लेकिन जॉर्ज को तभी याद आया कि वह J3 के बारे में किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कंपनी से छुपाकर J2 और J3 को बनाया होता है। इसलिए जॉर्ज बात चेंज करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था और ये सब कैसे काम करता है। अब वह ब्रीफकेस बंद करने पर लेबोरेटरी की सारी खिड़कियां और दरवाजे ओपन हो जाते हैं। जॉर्ज तो अब तुरंत ही बाहर की तरफ आता है J3 को ढूंढने के लिए। अब उसी समय हमें फ्लैशबैक का कुछ सीन दिखाया जाता है। यहाँ जॉर्ज अपनी वाइफ जेनी के साथ कार में बैठकर कहीं घूमने जा रहा था। तभी जॉर्ज जेनी को अपनी कंपनी द्वारा इन्वेंट किए गए एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था। जॉर्ज कहता है कि हमारी कंपनी के अनुसार अगर कोई भी इंसान मर जाता है, तो उनके माइंड में जो भी सारी यादें मौजूद होती हैं, उसे हम किसी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकते थे, और उनकी सारी कॉन्शियसनेस को हमारी कंपनी ने एक मशीन के अंदर डाल दिया था, जिससे कि मरने के बाद भी हम उन मरे लोगों के साथ
कुछ समय तक बातें कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो इंसानी सभ्यता को बदल कर रख देगा। जॉर्ज को तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब अचानक जॉर्ज जिस कंपनी में काम करता था, उसे 3 साल के लिए एक प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है। इस प्रोजेक्ट में जॉर्ज को जापान में 3 साल बिताने पड़ेंगे, एक लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पर उसे कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैयार करने हैं कंपनी के लिए। दरअसल ये वही लेबोरेटरी और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे जॉर्ज अभी-अभी करार था। यानी ये जापान की वही लेबोरेटरी और कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि जॉर्ज अभी भी इस वक़्त कर रहा था। जॉर्ज ने तो सारी बातें अपनी वाइफ जेनी को बता दी थी। हालाँकि जेनी थोड़ी-सी नाराज़ होती है क्योंकि उसे 3 साल के लिए अपने हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा और वह ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जॉर्ज और जेनी अब कार में बैठकर इन्हीं टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो उन दोनों के अंदर काफ़ी सारी बहस होती है। अचानक जॉर्ज का अपनी कार पे से कंट्रोल हट गया और उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बुरी बात ये थी कि इस एक्सीडेंट में जॉर्ज की वाइफ जेनी की मौत हो चुकी होती है। जॉर्ज तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब उसने टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया और अपनी मरी हुई वाइफ के सबकॉन्शियस माइंड और उसकी सारी यादों को स्टोर करके उसने विकेट नाम की एक बहुत ही फेमस कंपनी की मशीन में डाल दिया। ये वही मशीन होती है जो जॉर्ज की लेबोरेटरी में मौजूद थी। यानी कि इस एडवांस मशीन की मदद से जॉर्ज अपनी वाइफ की सबकॉन्शियस माइंड और यादों से बातचीत कर सकता था। जॉर्ज ने तो इस एक्सीडेंट के बाद 3 साल के वो कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसके बाद से ही वह लेबोरेटरी में जाकर J1, J2, J3 को बनाने में लग गया। लेकिन एक बहुत ही डार्क सीक्रेट जॉर्ज सभी से छुपा रहा था। दरअसल जिस मशीन के अंदर जॉर्ज की वाइफ की सारी यादें और कॉन्शियसनेस रखी गई थी, जॉर्ज उन सारी चीज़ों को बिना परमिशन के बाहर निकालता था और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने बनाए गए J2 और J3 में प्रोजेक्ट के तौर पर डालता था। यही रीज़न होता है कि J2 और J3 बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे और उनके अंदर जॉर्ज की वाइफ जेनी की यादें मौजूद थी। एक तरह से जॉर्ज अपनी वाइफ को पूरे तरीके से J3 के अंदर ज़िंदा करना चाहता था। उसने तो ये चीज़ें भी अपनी कंपनी से बिल्कुल भी नहीं बताई होती, जो पूरे तरीके से इल्लीगल होती हैं। जब जॉर्ज के घर पर उस कंपनी के 2 एम्प्लॉयी आए थे, तो मेल्विन नाम के एक एम्प्लॉयी ने तो पहले ही कहा था कि मशीन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस जॉर्ज ने ही किए थे, ताकि वो अपनी वाइफ की सारी यादें बाहर निकाल के J3 के अंदर डाल दे और शायद जॉर्ज इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब कहानी आ जाती है प्रेज़ेंट टाइम में, जहाँ पर जॉर्ज J3 को लगातार ढूँढ रहा होता है। पर वह जैसे ही अपनी लेबोरेटरी के एक चैम्बर में आया, तभी J3 उसके ऊपर कूद पड़ी। यानी कि J3 को किसी ने चुराया नहीं था, बल्कि वह खुद ही वहां से बाहर निकली। फिलहाल के लिए J3 के सिस्टम अभी-अभी एक्टिवेट हुए होते हैं, इसलिए वह जॉर्ज को अपना दुश्मन समझ रही थी। J3 का कहना था कि आखिर तुमने मुझसे पूछे बगैर अपनी वाइफ जेनी की सारी यादें मेरे माइंड में कैसे डाल दी? पर जॉर्ज किसी भी तरीके से J3 को कन्विंस कर लेता है और सारी चीजों में हम दोनों का फायदा होगा। इसके बाद जॉर्ज J3 से कंफर्म कर रहा था कि आखिर तुम्हें अपने सिस्टम से किसने आजाद किया। J3 सिंपली कह देती है, मुझे वहां से J2 ने बाहर निकाला था। J3 ने तो कहा कि J2 मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर रही थी, इसलिए मैं उससे लगातार छुप रही थी। जॉर्ज को इतना तो समझ में आ जाता है कि J2 पूरे तरीके से J3 से जल रही है, इसलिए वे J3 को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगी। जॉर्ज ने तो अब सेफ्टी के लिए J2 को पूरे तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया और उसे दूसरे चैम्बर में रख दिया। रिसोर्सेस कम होने के कारण जॉर्ज ने J2 के पैर निकाल दिए, जिससे वह J3 के अंदर फिट कर देता है और अब उसने अपना पूरा कंस्ट्रक्शन टीम J3 को बनाने में लगा दिया। जॉर्ज तो अब अपनी वाइफ की बची हुई सारी कॉन्शियसनेस धीरे-धीरे J3 के अंदर डालता जा रहा था, जिससे कि J3 के अंदर मौजूद फीलिंग आ जाती हैं। लगातार काम करने के कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर जॉर्ज ने J3 को पूरे तरीके से बना लिया था। वो तो J3 के अंदर सारा डाटा फीड कर कर उसके ऊपर सिंथेटिक स्किन डाल देता है, जिससे J3 पूरी तरीके से एक इंसान लगे। J3 जब एक्टिवेट हुई तब वो पूरी तरीके से इंसान लग रही थी। उसके बात करने के तरीके से लेकर उसका स्वभाव पूरी तरह से इंसानों जैसा था। अब यहाँ जॉर्ज का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि उसने J3 को बना लिया है। इसलिए अब वो J2 को जाकर एक्टिवेट करता है, जिससे कि वह भी J3 से मिल सके। लेकिन जब J2 को पता चला कि जॉर्ज ने उसके दोनों पैर निकालकर J3 की बॉडी में लगा दिए, तब J2 बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। उसे लगने लगा कि जॉर्ज उसे छोड़कर J3 के पास जाने लगा है। अब वह J3 के साथ ही हमेशा रहेगा। J2 तो इन सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। J2 आखिरी बार J1 से मिलने चली जाती है। तो इससे पहले का प्रोटोटाइप था J2 की ज़िंदगी
में अब कुछ बचा नहीं होता, इसलिए वह नदी के किनारे जाकर सुसाइड कर लेती है। वे पानी के अंदर गिर चुकी थी। यहाँ उसके सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं। लेकिन जॉर्ज को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता। वह तो जे3 को पूरी तरीके से डेवलप करने में बिजी रहता है। अब यहाँ जे2 के अंदर जॉर्ज की वाइफ जेनी की सारी यादें मौजूद थी, जिसकी वजह से वो जेनी की सारी पास वाली चीजों को ऑब्जर्व कर पा रही थी होती है। यहाँ जे3 को पता चला कि अब जेनी का एक्सीडेंट हुआ था, तब वह प्रेग्नेंट थी। ये बात जब जॉर्ज को बताया, तब वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जॉर्ज पूरी तरीके से चाहता है कि जे3 के अंदर उसकी वाइफ की यादें आ जाए, क्योंकि अभी भी उसकी वाइफ का एक छोटा सा यूनिट जे3 के माइंड में डालना बाकी था। जॉर्ज अब उस मशीन के अंदर से अपनी वाइफ की आखिरी यूनिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब वह बार-बार इंटरप्टेड हो जा रही थी, जिससे कि वो यूनिटी को बाहर नहीं निकाल पाता। जॉर्ज ने तुरंत मशीन बनाने वाली कंपनी को कॉल किया और बताया कि मैं अपनी वाइफ की आखिरी यूनिट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी कंपनी के मैनेजर ने चेक करके बताया कि तुम्हारी वाइफ की सबकॉन्शियस यादें और सारी चीजें अब पूरी तरह से एक्सपायर होने हो चुकी हैं, जिसे कि चाहकर भी ठीक नहीं किया जा सकता। पर जॉर्ज तो गुस्से में कह रहा था कि कुछ समय पहले तुम्हारी कंपनी के 2 एम्प्लॉयज विंसेंट और मेल्विन इन मशीन को चेक करके गए थे और उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ खराबी नहीं है। तो आखिरकार ये चीजें कैसे इंटरप्टेड हो सकती हैं? पर मैनेजर ने बताया कि हमारी कंपनी के अंदर विंसेंट और मेल्विन नाम के कोई एम्प्लॉय है ही नहीं और आपके घर में हमारे एम्प्लॉय ने कभी विजिट नहीं किया था। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे अब समझ में आता है कि शायद ये दोनों एम्प्लॉयज कॉम्पिटिटर्स के आदमी थे, जो यहाँ उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने आए थे। और अब शायद उन सभी को जे2 और जे3 के बारे में भी पता चल चुका होगा। जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अगर ये बात कंपनी वालों को पता चल गई, तो उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब जे3 के साथ इस जगह से कहीं दूर निकल जाए। लेकिन जे3 जाने से पहले उसी मशीन के पास जाकर जेनी के सबकॉन्शियस माइंड और यादों से कुछ बातें करने लगी। जे3 जेनी को बताती है कि तुम जॉर्ज की फिक्र मत करो, मैं उसका पूरे तरीके से ख्याल रखूंगी और अब तुम्हारी सारी सबकॉन्शियस और सारी यादें धीरे धीरे एक्सपायर होने वाली है, जिसके बाद तुम जॉर्ज से कभी भी बातचीत नहीं कर पाओगी। अब यहाँ जॉर्ज चाहता था कि जब तक उसकी वाइफ की यादें एक्सपायर नहीं हुई हैं, उस सिस्टम को हैक करके उसकी आखिरी यूनिट को भी अटैक कर ले। जॉर्ज ने तो अब लगातार हैकिंग की मदद से वह आखिरी यूनिट भी निकाल लिया था, जिससे वह तुरंत ही जे3 के माइंड में डालने का प्रोसेस चालू कर देता है। थोड़ी ही देर के अंदर अब जेनी की सारी कॉन्शियस और सारी यादें जे3 की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी, यानी जेनी के जन्म लेने से उसकी मृत्यु तक की सारी यादें अब जे3 के अंदर मौजूद है। जे3 का बिहेवियर भी अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वह जॉर्ज को अपने बारे में सारी बातें जानती है। जे3 जॉर्ज के पास जाकर कहती कि हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। पर जॉर्ज तो इस बात को कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी अचानक उस ब्लैक मशीन में से किसी का कॉल आता है। लेकिन जे3 कह रही थी इस कॉल को मत लेना, क्योंकि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी और शायद इससे तुम्हें बहुत बुरा भी लग सकता है। जॉर्ज ने जब कॉल उठाकर बात किया, तब दूसरी तरफ से और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ जेनी बात कर रही थी। और अब यहाँ जाकर पूरी कहानी का एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है। जेनी जॉर्ज से कह रही थी कि मुझे कंपनी वालों ने बताया कि तुम्हारी सब कॉन्शियस यादें एक्सपायर होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार बात करने चली आई। जेनी ने तो ये भी कहा कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं प्रेग्नेंट थी और इतने साल बीतने के बाद हमारी अब एक बेटी है। जेनी तो अब अपनी बेटी को अपने फादर जॉर्ज से बात करने के लिए भी भेज देती है। उसकी बेटी जॉर्ज से बात करते हुए कह रही थी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मम्मा ने कहा कि हम आपसे मिल नहीं सकते, क्योंकि आप काफी ज्यादा दूर चले गए हो, पर मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी। जेनी अब जॉर्ज को आखिरी बार गुड बाय करके वहां से चली जाती है। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है कि जेनी जिंदा है और अब वह अपनी बेटी को लेकर कंपनी में मौजूद विंसेंट नाम के उस आदमी से मिल रही थी। विंसेंट जेनी से माफी मांगता है कि वे उसके हस्बैंड को बचा नहीं पाए। अब जॉर्ज की कॉन्शियसनेस जो कि मशीन में स्टोर करके रखी गई थी, वो भी एक्सपायर होने वाली है। जेनी भी इस बात से थोड़ा-सा उदास थी, लेकिन उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि जिस समय जॉर्ज और जेनी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर जेनी नहीं बल्कि जॉर्ज की मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद जेनी ने अपने हस्बैंड जॉर्ज की सारी यादें और सबकॉन्शियस माइंड को उस मशीन के अंदर डाल दिया और शुरुआत से ही जॉर्ज नहीं बल्कि जेनी उससे बात कर रही थी। जो कि उसकी सबकॉन्शियस यादें होती हैं। दरअसल कंपनी वालों ने जानबूझकर एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना होता है, जिससे कि जॉर्ज जैसे मरे हुए लोगों की सबकॉन्शियस यादें मशीन के अंदर जिंदा रह सकें। सारे सबकॉन्शियस यादों को एक तरीके से जिंदा रखने के लिए ये टास्क किया जाता है, जिससे कि वह कई सालों तक जिंदा रह सके।
जब मशीन को ये पता चला कि जॉर्ज कुछ समय पहले ह्यूमनॉइड रॉबोट पर काम किया करता था, तब कंपनी वालों ने जेनी को बुलाकर उससे परमिशन ली कि हम सब जॉर्ज के मरने के बाद उसकी सबकॉन्शियस माइंड की सारी यादों को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन सभी यादों में हम जॉर्ज को इस तरीके का दिखाएंगे कि एक्सीडेंट में जेनी की मृत्यु हो चुकी है और फिर जॉर्ज को उसी सिमुलेशन के अंदर जापान जाना पड़ेगा, जहां से वह अपनी ह्यूमनॉइड रॉबोट्स बनाने के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सकता था। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद जेनी भी इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद मशीन के प्रोग्राम के कारण जॉर्ज की सबकॉन्शियस यादों को लग रहा था कि वो सारी चीजें रियलिटी में ही कर रहा है, बल्कि वह तो एक सिमुलेशन में था जिसकी सबकॉन्शियस यादें मशीन में होती हैं। जॉर्ज ने तो आखिरकार इस ह्यूमनॉइड रोबोट को बना लिया होता है, जिसका प्रॉपर यूज अब वह कंपनी करने वाली थी अपने डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इन सारी चीजों से जेनी और कंपनी वाले दोनों को ही फायदा हो गया। जेनी को इतने समय तक अपने हस्बैंड जॉर्ज से बात करने की छूट मिल गई और वहीं कंपनी वालों को ह्यूमनॉइड रॉबोट बनाने का एक नया तरीका मिल गया। इसके साथ ही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताएं और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही सलाम, गुड बाय, नमस्ते। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।